नमस्कार, जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को सर्वविदित है, हम अपने चैनल पर इतिहास की क्लासेज चला रहे हैं और उन इतिहास की क्लासेज में दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का चल रहा है। इससे पिछली क्लास में दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, नामकरण व उनके निर्माताओं के बारे में बतला दिया था और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, इसके बाद में पढ़ेंगे हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार इसी क्लास में, आज की इसी क्लास में। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये जो हम इतिहास की क्लासेज करा रहे हैं दोस्तों, तो वर्तमान में जो आने वाली हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों यूपीएसआई की परीक्षा, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की परीक्षा और एसएससी के थ्रू होने वाली विभिन्न एग्जाम्स, रेलवे की एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स हेतु दोस्तों हमारे ये इतिहास की क्लासेज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम अपनी इतिहास की क्लासेज में दोस्तों एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा रहे हैं, एक तरफ से पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करा रहे हैं। आप एक तरफ से इनके महत्वपूर्ण एक अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। इनसे अलावा जो मैटर है दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कई सारी बुकों को पढ़ के इतना मैटर इकट्ठा कर पाओगे, उतना मैटर आपको हम एक ही साथ में यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो दोस्तों अगला पॉइंट से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। कालक्रम का मतलब होता है दोस्तों समय। क्या होता है? समय। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी वो समय कौन सा था, यानी किस समय में, यानी आज से लगभग कितने साल पहले या किस सन में या किस ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात करें दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम का जो सबसे पहला प्रयास था दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं सर्वप्रथम प्रयास, अगर बात करें दोस्तों तो इसके जो कालक्रम को जानने का जो सर्वप्रथम प्रयास था दोस्तों, वो सर्वप्रथम प्रयास किया था सर जॉन मार्शल ने। किसने किया था दोस्तों? सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम से संबंधित पहला प्रयास किया था। कालक्रम को जानने का पहला प्रयास किया था किसने? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल। और आपको मैंने इनके बारे में पहले ही बता दिया है दोस्तों। सर जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? एक महानिदेशक थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? महानिदेशक थे। और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। और एक बात और याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम, सबसे अच्छा नाम, सबसे ज़्यादा चलने वाला नाम कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता होता है। वो सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था और इन्हीं के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। तो सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को जानने का प्रयास किया, पहली पॉइंट्स। और उन्होंने ये प्रयास दोस्तों कब किया था सर जॉन मार्शल ने? तो इन्होंने ये प्रयास किया था दोस्तों 1931 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? 1931 ईस्वी में। और उन्होंने जो इसकी कालक्रम यानी इसकी जो तिथि बताई थी, इसका जो समय बताया था दोस्तों, वो बताया था इन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। तो याद रखना दोस्तों, ये पेपरों में पूछा जा सकता है कि सर जॉन मार्शल, यानी ऐसे पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम या तिथिक्रम को जानने का या तिथिक्रम के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया या कालक्रम को जानने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो सर जॉन मार्शल ने किया। कब किया? 1931 ईस्वी में किया। उन्होंने क्या बताई थी सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि बताई। ठीक है दोस्तों। और उन्होंने ये जो तिथि का आकलन था दोस्तों, जो इन्होंने आकलन था, ये तिथि का जो आकलन था ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने ये जो आकलन था किस आधार पर किया था। तो याद रखना दोस्तों, सारगोन अभिलेख के आधार पर इन्होंने ये तिथि बताई थी। किस अभिलेख के आधार पे? सारगोन अभिलेख के आधार पर इन्होंने ये तिथि कालक्रम बताया था। अब बात करते हैं दोस्तों इतिहासकारों की सर्वमान्य तिथि कौन सी है। हमारा दूसरा पॉइंट्स आता है कि इतिहासकारों की सर्वमान्य तिथि कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की। इतिहासकारों की
सर्वमान्य तिथि। दोस्तों ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि बताते हैं, सबसे उपयुक्त तिथि बताते हैं दोस्तों, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की बतलाते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य में क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है, तो दोस्तों सर्वमान्य तिथि आपको बताना है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्रम को जानने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, या सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि किसने जारी की थी, सर जॉन मार्शल ने। कब? 1931 ईस्वी में। कौन सी जारी की? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। और किसके आधार पर? सारगोन अभिलेख के आधार पर इन्होंने ये तिथि जारी की थी। बात क्लियर हो गई। और बात करें कि ज़्यादातर इतिहास यानी हमारे इतिहासकार हैं, ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं जो इसकी सर्वमान्य तिथि बताते हैं वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी। अब बात आती है एक और पॉइंट्स की, एक और तिथि हम बताएंगे दोस्तों। एक और तिथि है हमारी रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार। रेडियो कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14, कोष्टक में हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों C14। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? C14 पद्धति के आधार पर, पद्धति के आधार पर देखिए दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट्स आता है कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति क्या थी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या थी दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अकॉर्डिंग 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसकी तिथि थी। क्या थी दोस्तों? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और अगर बात करेंगे दोस्तों कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पे जो ये तिथि दी थी, या किसने दी थी दोस्तों? ये धर्मपाल अग्रवाल ने। ठीक है दोस्तों, किसने ये विकसित की थी, किसने जांच की थी, किसने दिया था? धर्मपाल अग्रवाल, एक इतिहासकार हैं दोस्तों धर्मपाल अग्रवाल। इन्होंने रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में बतलाया, और उन्होंने रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि बताई दोस्तों, वो कितनी बताई? 2300 बताई थी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2300 है, कितनी बताई थी? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बतलाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम से संबंधित दोस्तों, किससे संबंधित दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम से संबंधित 3 तिथियां बताई, और तीनों तिथियां इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि किसने बताई, सर जॉन मार्शल ने 1931 में 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बतलाई थी। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग बतलाई थी? सारगोन अभिलेख के आधार पर बतलाई थी। क्लियर पॉइंट्स। अगर वो आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है, यानी सर्वमान्य तिथि क्या है, और ज़्यादातर इतिहासकारों की मान्यता भी किस तिथि को देते हैं? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अकॉर्डिंग, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम या तिथि क्रम क्या है? तो दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अकॉर्डिंग क्या है, इनका आकलन है दोस्तों। और ये किसने जारी किया था, ये किसने प्रतिपादित किया था? रेडियो कार्बन C14 के अकॉर्डिंग ये तिथि का विकास किसने किया था दोस्तों? धर्मपाल अग्रवाल ने रेडियो कार्बन C14 के अकॉर्डिंग आधार पर 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि बताई, कालक्रम बतलाया।
तीनों की तीनों दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हो सके तो दोस्तों साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते चलें, और बाद में अगर आप उनके नोट्स बनाएंगे पढ़ने के बाद में दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लिया करें। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट्स क्या कहता है कि दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ा रेडियो कार्बन 14 के बारे में, कि अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि रेडियो कार्बन क्या चीज़ है, यानी रेडियो कार्बन 14 क्या है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बतला देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेडियो कार्बन 14, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं C14। ठीक है दोस्तों, पद्धति इसके बारे में बतलाते हैं दोस्तों कि रेडियो कार्बन 14 जो पद्धति है दोस्तों, इसका विकास, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति का विकास या खोज किसने की थी, रेडियो कार्बन C14 पद्धति की विकास या खोज किसने की थी, तो दोस्तों इसकी खोज की थी विलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने। किसने की थी दोस्तों, विलार्ड फ्रैंक लिब्बी। ठीक है दोस्तों, विलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने क्या किया दोस्तों, इस पद्धति का विकास किया। किस पद्धति का, रेडियो कार्बन C14 यानी 14 पद्धति का क्या किया दोस्तों, विकास किया। अब बात करें दोस्तों, इन्होंने इसका विकास कब किया दोस्तों, 1940 में इन्होंने इसकी खोज की दोस्तों, और 1947 में इन्होंने इसका पूरा काम करके इसकी घोषणा भी कर दी कि इस प्रकार की पद्धति से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी जीव जंतु की क्या कर सकते हैं, आयु का अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसी चीज़ खोज के लिए इनको 1960 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। किससे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। याद रखना कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति के विकास के लिए 1960 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1940 में इन्होंने रेडियो कार्बन C14 पद्धति की विकास या खोज की, और 1947 में उसकी घोषणा कर दी, और 1960 में इस चीज़ के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी दोस्तों कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, इस पद्धति से कैसे हम किसी भी चीज़ का, यानी किसी भी पुरानी चीज़ सजीवों का, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का आयु का अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पेड़ पौधों में, किसमें दोस्तों, पेड़ पौधों और जीवों में क्या होता है दोस्तों, ये वातावरण से पेड़ पौधे और जीव, क्या दोस्तों, पेड़ पौधे और जीव ये वातावरण से क्या करते हैं दोस्तों, कार्बन ग्रहण करते हैं अपने जीवन काल में। क्या करते हैं दोस्तों, कार्बन ग्रहण करते हैं अपने जीवन काल में। उसी कार्बन के आधार पर दोस्तों क्या करते हैं, हम उसकी आयु का अनुमान लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं दोस्तों, कि याद रखना कि पेड़ पौधे और जीव जंतु जब जीवित अवस्था में होते हैं दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन ग्रहण करते हैं। और कार्बन के अगर समस्थानिक को हम बात की जाए तो कार्बन के 2 समस्थानिक इस आयु निर्धारण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है दोस्तों C12, क्या होता है दोस्तों, कार्बन 12, और एक होता है कार्बन 14। यानी वातावरण से जब पेड़ पौधे कार्बन ग्रहण करते हैं तो कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं, एक C12 होता है, एक C14 होता है। तो जो C12 होता है दोस्तों, ये रेडियोधर्मी नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, ये रेडियोधर्मी नहीं होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, रेडियोधर्मी होता है C14। क्या होता है दोस्तों, रेडियोधर्मी होता है। समझना बात को मेरे को कि दोस्तों जो सजीव होते हैं दोस्तों, वो वातावरण से कार्बन ग्रहण करते हैं अपने जीवन काल में, और जीवन काल में जो कार्बन ग्रहण करते हैं उन कार्बन के समस्थानिकों में बात करें C12 और C14 की, तो C12 जो समस्थानिक होता है कार्बन का, ये रेडियोधर्मी नहीं होता है, और C14 होता है जो ये रेडियोधर्मी होता है। जब पेड़ पौधे जीव जंतु जब क्या होते हैं दोस्तों, जीवित होते हैं, अपना जीवन काल में जीवित होते हैं, तब उस समय इन दोनों की, इसकी और इसकी क्या होती है, कार्बन की मात्रा क्या होती है, इन दोनों की मात्रा क्या होती है दोस्तों, मात्रा समान होती है। जब
पेड़ पौधे या जीव जंतु जीवित होते हैं उस अवस्था में कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, समान होती है। लेकिन जब इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है, तो जो C12 होता है मृत्यु के पश्चात पेड़ पौधों और जीवों में क्या पाया जाता है, यथावत पाया जाता है। जैसा उनके जीवन में था, मरते समय जितना था उतना ही उनके हर समय यानी बाद में कितने भी समय बाद समान अनुपात में पाया जाता है, यथावत पाया जाता है। लेकिन जो कार्बन 14 होता है धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, कम होने लगता है। हम कुल मिला कह सकते हैं जब पेड़ पौधे जीवित थे तो इनमें C12 में और किस में C14 में मान चलो 10-10 का अनुपात था। किसका अनुपात था, 10-10 का। लेकिन मरने के बाद में इसमें जो C12 था दोस्तों ये तो यथावत रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे जो C14 था दोस्तों, C14 था, ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। हो सकता है यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यहाँ पे जब C14 की मात्रा इससे जितनी कम होगी वह चीज़ उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। मान चलो यहाँ पे 6 रहा तो वो और 6 यानी लगभग पुरानी होगी, 20,000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी। 4 हुआ तो और भी उससे भी पुरानी होगी, 30,000 40,000 साल पुरानी होगी। यानी जितना वो यहाँ पे जो C14 का जो समस्थानिक होगा जितना कम होगा C12 की अपेक्षा बाद में वो चीज़ यानी वो कह सकते वो पेड़ पौधे या जीव क्या होंगे, उतने ही पुराने होंगे, उतने ही प्राचीन होंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की मैं एक और पॉइंट इसमें समझा देता हूँ कि इस रेडियो कार्बन C14 पद्धति से हम केवल कितनी, केवल 50,000 यानी कि हम कह सकते हैं 50,000 साल, लगभग 50,000 साल की लगभग प्राणियों का, सजीवों का क्या कर सकते हैं, आयु का अनुमान लगा सकते हैं। अगर कोई पेड़ पौधा है या कोई सजीव है वो 50,000 साल से यानी 50-60,000 साल से भी पुराना है और उसकी हमें आयु ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम यूरेनियम डेंटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, यूरेनियम डेंटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे मान चलो अपनी पृथ्वी है दोस्तों, चंद्रमा है, सूर्य है, इनकी अगर हम आयु को याद करेंगे तो क्या ये 50,000 60,000 साल पुराने नहीं, ये तो अरबों साल पुराने हैं, करोड़ों साल पुराने। तो हम इनकी आयु को अगर आयु के बारे में आकलन करेंगे तो किस विधि से करेंगे, यूरेनियम डेंटिंग विधि से करेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें जो 50,000 साल से कम पुरानी हैं उनके बारे में हम रेडियो कार्बन C14 पद्धति से उनकी आयु का आकलन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति का विकास किसने किया था, विलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने 1940 में किया था। इसी चीज़ के लिए 1960 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लगभग 50,000 साल पुरानी सजीवों का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का इससे क्या कर सकते हैं, आयु का आकलन कर सकते हैं, आयु ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इससे पुरानी वस्तुओं का या इससे पुराने सजीवों का अगर हम क्या करें दोस्तों, आयु ज्ञात करनी हो तो यूरेनियम डेंटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। नेक्स्ट हेडिंग डालें दोस्तों अपनी, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझ लेना अच्छे से कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है, अच्छे से क्लियर कर लेना दोस्तों, समझ लेना। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात करें दोस्तों तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है दोस्तों वो 3 देशों में था। कितने देशों में था, 3 देशों में था। कितने देशों में था दोस्तों इसका विस्तार, भौगोलिक विस्तार 3 देशों में था। वो 3 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। बात समझना दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है ना, जो क्षेत्रफल है वर्तमान में 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। समझना मेरे पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट्स क्लियर करना।
तो मैं बता दूं दोस्तों कि 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, भौगोलिक विस्तार था। अब बात करना दोस्तों, बात समझना मेरी, यहाँ से पॉइंट्स क्लियर करना एक चीज़ के कि पॉइंट्स क्लियर क्या करना कि इन 3 देशों में अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग 1400 कितने नगर दोस्तों, 1400 नगर। लेकिन वर्तमान की मान्यता के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि लगभग अब तक 1500 नगरों की खोज हो चुकी है। लेकिन हम अगर एनसीईआरटी की बुकों के अकॉर्डिंग देखें तो उनमें अभी तक 1400 बतलाया गया है दोस्तों, लेकिन अब तक 1500 नगरों की खोज हो चुकी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग अब तक 1400 स्थलों की क्या हो चुकी है दोस्तों, खोज हो चुकी है अब तक। उनमें से दोस्तों इन 1400 स्थलों में से बात करें दोस्तों तो भारत के अंदर लगभग 975 स्थल हैं। कितने स्थल हैं दोस्तों, 975 स्थल हैं। बात करें दोस्तों पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के अंदर लगभग 425 स्थल हैं। कितने स्थल हैं दोस्तों, 425 स्थल हैं। बात करें दोस्तों अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान के अंदर 2 स्थल हैं। कितने स्थल हैं, 2 स्थल हैं इन 1400 में से। अब एक चीज़ और समझना दोस्तों यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो 1400 नगर हैं दोस्तों, क्या कितने नगर हैं, 1400 नगर हैं। इन 1400 नगरों में से या 1400 स्थलों में से लगभग 40 स्थल, लगभग 40 स्थल किस नदी के किनारे थे, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे थे। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे, व इसकी सहायक नदियों के किनारे थे। लगभग 1100 नगर, लगभग 1100 नगर या स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थल सरस्वती व उसकी सहायक नदियों के किनारे थे। सरस्वती व इसकी सहायक नदियों के किनारे, इसकी सहायक नदियों के किनारे। बात करना दोस्तों नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे चलते हैं हमारा कि दोस्तों देखो 1100 हो गए, 1140 हो गए, लगभग अगर हम 350, लगभग 350 स्थल अन्य नदियों के किनारे थे। कितने नदियों के किनारे, अन्य नदियों के किनारे थे, अन्य नदियों के किनारे थे दोस्तों। अब इन अन्य नदियों के किनारे बात करें दोस्तों तो इनमें बहुत सारी नदियां हो सकती हैं, किन सिंधु और सरस्वती नदी के अलावा और जो अन्य नदियां थीं उन नदियों के किनारे लगभग 350 स्थल विराजमान थे, विद्यमान हैं। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 80% स्थल, कितने स्थल दोस्तों, 80% स्थल सरस्वती व इसकी सहायक नदियों के किनारे थे। केवल 3% स्थल सिंधु सभ्यता के और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे थे और लगभग 17% नगर स्थल अन्य नदियों के किनारे थे। ये बात याद रखनी है, अच्छे से समझ लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है दोस्तों वो 3 देशों में है। वो 3 देश कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की बात करें दोस्तों तो लगभग 1400 स्थलों में 975 स्थल, यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कि लगभग 1000 स्थल भारत में, लगभग 450 स्थल पाकिस्तान में और 2 स्थल किसमें हैं दोस्तों, अफ़गानिस्तान में है अगर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो। इन स्थलों में बात करें दोस्तों तो 40 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की। पूछ सकता है कि लगभग कितने स्थल सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता के, तो लगभग 40 स्थल सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग कितने स्थल सरस्वती व उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए, तो 1100 स्थल पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग कितने स्थल अन्य नदियों के किनारे पाए गए, तो 350 स्थल अन्य नदियों के किनारे पाए गए थे। वो परसेंट में भी पूछ सकता है, एक बार ये परसेंट में पूछ लिया गया यूपीएससी के एग्जाम में कि लगभग कितने प्रतिशत स्थल सिंधु व सरस्वती व उसकी सहायक नदियों के किनारे थे, 80% स्थल सरस्वती व उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थे। बात यहाँ तक क्लियर हुई। और फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ मैं कि जब हमारा भारत देश आज़ाद था, यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कि हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ। कब हुआ दोस्तों हमारा भारत देश, नीचे बता देता हूँ कि हमारा भारत देश दोस्तों लगभग में क्या कि दोस्तों 1947 में आज़ाद हुआ था।
1947 में हमारा भारत देश क्या हुआ दोस्तों, आज़ाद हुआ। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 40 स्थलों की ही खोज हुई थी। कौन से स्थलों की खोज? इन 40 स्थलों की, यानी सिंधु नदी के किनारे स्थित इन स्थलों की ही खोज हुई थी। लेकिन 1947 के बाद में इनके स्थलों में क्या हुई, वृद्धि हुई, लगभग 1400-1500 स्थल हो गए। और इन सभी स्थलों में बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक, यानी 1947 के बाद की बात करें दोस्तों, तो बाद में लगभग कितने नगरों की खोज हो गई, स्थलों की? 1400 स्थलों की खोज हो गई। और इन 1400 स्थलों में दोस्तों जो सर्वाधिक स्थल थे, जो सर्वाधिक स्थल हैं, वो सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले दोस्तों? गुजरात में मिले हैं। याद रखना दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस स्थान पर मिले? किस स्थान से मिले दोस्तों? गुजरात से मिले। किससे मिले दोस्तों? गुजरात से मिले। कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस स्थान से मिले दोस्तों? तो गुजरात से मिले। किससे मिले थे दोस्तों? गुजरात से मिले थे। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके भौगोलिक विस्तार की, कि इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक था, इसके क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक था। ये तो हमारी बेसिक सी जानकारी हो गई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बात समझ गए होंगे आप सभी। देखो दोस्तों, भौगोलिक विस्तार समझना दोस्तों मेरी बात, कि सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात करें दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। ये क्या है दोस्तों? साउथ दक्षिण दिशा। ये क्या है दोस्तों? ईस्ट दिशा। और ये क्या है दोस्तों? वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। बात क्लियर हो गई दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी दोस्तों, इसका जो फैलाव था दोस्तों, इसकी बात करें दोस्तों, तो जो उत्तरी छोर था ये यहाँ तक कहाँ तक फैला हुआ था दोस्तों? मांडा तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था दोस्तों? मांडा तक फैला हुआ था। और ये मांडा कहाँ पड़ता है दोस्तों? याद रखना, चिनाब नदी के किनारे अखनूर जिला, चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो ये मांडा स्थल है, चिनाब नदी, अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर। ठीक है। बात करें दोस्तों इसके दक्षिणी बिंदु की, दक्षिणी छोर की, ये यहाँ तक फैला हुआ था दक्षिण दिशा में। ये कहाँ तक फैला हुआ था दोस्तों? दैमाबाद तक। और जो ये दैमाबाद है दोस्तों, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। यानी याद रखना दोस्तों कि महाराष्ट्र के जितने भी स्थल हैं दोस्तों, वो प्रवरा नदी के किनारे स्थित थे। प्रवरा नदी अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित था। बात करें दोस्तों इसके पूर्वी छोर की, जो इसका पूर्वी छोर था दोस्तों, वो था आलमगीर। क्या था दोस्तों? आलमगीर। और ये कहाँ था दोस्तों? हिंडन नदी। किस नदी के किनारे स्थित है ये दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे और मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और बात करते हैं दोस्तों इसके पश्चिमी छोर की। इसका पश्चिमी छोर है दोस्तों सुतकोंगेडोर है दोस्तों। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यानी कह सकते हैं दास्क नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान
पाकिस्तान। ये 4 पॉइंट्स पहले समझ लें दोस्तों, इसके बारे में मैप से समझा दूंगा आपको। पॉइंट्स क्लियर करना पहले कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी दोस्तों, इनके बीच की दूरी थी सुतकोंगेडोर और आलमगीर के बीच की जो दूरी थी दोस्तों, वो दूरी थी दोस्तों 1600 किलोमीटर। कितनी थी? 1600 किलोमीटर। और बात करें दोस्तों इसकी दूरी की, यानी कुल मिला के दैमाबाद और मांडा के बीच की जो दूरी थी दोस्तों, वो 1400 किलोमीटर थी। कितनी थी दोस्तों? 1400 किलोमीटर थी। पॉइंट्स क्लियर हो गए दोस्तों यहाँ तक सारे पॉइंट्स। अब याद रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, वो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर, यानी उत्तरी छोर क्या था, बॉर्डर क्या था उत्तर में। यहाँ के बाद में, इस स्थान के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल समाप्त हो जाती थी, फिर कोई स्थल नहीं मिला मांडा के आगे। तो याद रखना उत्तरी छोर था मांडा। वो आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी छोर क्या था, आलमगीर। वो आपसे पूछ सकता है कि दक्षिणी छोर क्या था, दैमाबाद। और पश्चिमी छोर क्या था, सुतकोंगेडोर। इनके स्थानों की बात कर ले तो सुतकोंगेडोर किस नदी के किनारे स्थित था? दास की नदी के किनारे स्थित था। और किस स्थान में पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और जो दैमाबाद स्थल था, ये किस नदी के किनारे था? प्रवरा नदी के किनारे। और ये किस स्थान पर स्थित है वर्तमान में? अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी जो छोर था दोस्तों, जो पूर्वी बिंदु था वो था आलमगीर। और ये हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में वर्तमान में पाया जाता है, स्थित है। मांडा की बात करें तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। और वर्तमान में किस स्थान पर है? ये जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में स्थित है। और बात करें दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण के बीच की जो लंबाई थी, दूरी थी, वो कितनी थी? 1400 किलोमीटर। या कोई ऐसे ही पूछ सकता है कि मांडा और दैमाबाद के बीच की दूरी कितनी थी? 1400 किलोमीटर। वो आपसे कह सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व से पश्चिम के बीच की जो लंबाई थी, दूरी थी, वो कितनी थी? 1600 किलोमीटर थी। या फिर ये भी कह सकता है कि सुतकोंगेडोर और आलमगीर के मध्य की दूरी क्या थी? तो बात समझ गए होंगे, 1600 किलोमीटर थी। बात करें दोस्तों इसके नेक्स्ट अगला पॉइंट्स देखो समझना दोस्तों, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको इरेज करके अगला पॉइंट समझाता हूँ दोस्तों। इसके बारे में ले लिया होगा, बात समझ गए होंगे। कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थल थे। एक था मांडा, एक था आलमगीर, मांडा, सुतकोंगेडोर, आलमगीर, और दैमाबाद। मैंने ये 4 स्थल बताए। ये क्या है? दक्षिणी बिंदु, ये क्या है? पूर्वी बिंदु, ये क्या है? पश्चिमी बिंदु, और ये क्या है? उत्तरी बिंदु। बात करें दोस्तों तो इनकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है दोस्तों, वो कितनी है? 1600। 1600। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है दोस्तों, वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। और ये कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब देखो समझना दोस्तों कैसे है। यहाँ तक समझना दोस्तों। ये हमारा क्या है दोस्तों? पाकिस्तान है। ये क्या है दोस्तों? पाकिस्तान है अपना। और यहाँ से दोस्तों ये क्या हमारा? अफ़गानिस्तान है। और ये अपना भारत देश है दोस्तों। समझना, मैं मैप के माध्यम से थोड़ा स्टेप वैसे ही समझा रहा हूँ दोस्तों आपको। कि दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर इसकी बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का मांडा स्थान है। कौन सा स्थान है? मांडा स्थान। और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित मेरठ है का ये आलमगीर स्थान है। क्या है दोस्तों? आलमगीर स्थान है। और बात करें इसकी किसकी? दैमाबाद की। और बात करें दोस्तों यहाँ पे स्थित है आपका सुतकोंगेडोर। ये क्या है दोस्तों? सुतकोंगेडोर है। अब इनको हम मिलाएं दोस्तों, इनका मिलान करें दोस्तों, तो इनका मिलान किस प्रकार होता है दोस्तों?
ये यहाँ पे स्थित है लगभग। इनका जब मिलान करते हैं दोस्तों तो इस प्रकार इनका मिलान होता है। जो इनकी आकृति बनती है इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल की दोस्तों, वो कैसी बनती है? त्रिभुजाकार बनती है। किस प्रकार बनती है दोस्तों? त्रिभुजाकार। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो ये स्थित है ये क्या है? अपना समुद्र है। क्या है दोस्तों? ये समुद्र है। ये यहाँ से इस प्रकार का इसका क्या था? ये फैलाव था। ये इस प्रकार फैलाव था। अब बाद में याद रखना दोस्तों कि जो ये अपना स्थान था दोस्तों, इस प्रकार इस जगह पे था, समुद्र के किनारे था, लगभग इस प्रकार बसा हुआ था। ये इस प्रकार फैलाव था यहाँ तक, ये सिंधु घाटी सभ्यता का। तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या, समुद्र के किनारे बसी हुई थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। किसके किनारे बसी हुई थी? समुद्र के किनारे बसी हुई थी। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी दोस्तों, समुद्र के किनारे जो लंबाई थी वो थी इसकी 1300 किलोमीटर। कितनी थी? 1300 किलोमीटर थी। 1300 किलोमीटर थी। एक बात समझना। अब प्रश्न देखो दोस्तों, यहाँ से कितने सारे बन रहे हैं कि आकार की बात करें दोस्तों तो त्रिभुजाकार आकार बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? त्रिभुजाकार आकार बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा है दोस्तों त्रिभुजाकार आकार? बात करें दोस्तों इसके क्षेत्रफल की, किसकी बात करें? इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल था दोस्तों 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। जब 1400 नगरों की खोज हुई थी, लेकिन वर्तमान में 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं और इसका क्षेत्रफल लगभग बढ़ के 20 लाख हो चुका है। लेकिन हमारी बुकों में अभी तक इतना ही दिया हुआ है दोस्तों, हमारी NCERT बुकों में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। जब उनमें संशोधन हो जाए, लगभग इसका आकार क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, उस समय हम आपको नया अपडेटेड भी बता देंगे। लेकिन अभी तक इसका क्षेत्रफल कितना माना जा रहा है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जा रहा है। बात करें दोस्तों इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। और इसकी समुद्री जलीय लंबाई कितनी है? इसकी जो समुद्री सीमा है उसकी समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कितना भाग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा क्या थी? जलीय सीमा क्या थी? याद रखना दोस्तों। समुद्री तट क्या था? तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्री तट या जलीय सीमा 1300 किलोमीटर थी। या लगभग 1300 किलोमीटर का हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्र के तट के किनारे स्थित था। पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए दोस्तों। भौगोलिक विस्तार आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ आपको कि जो हमारा दैमाबाद था प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। और जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी स्थित क्या थी दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदी थी। आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और जो हिंडन नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी थी। किसकी सहायक नदी थी? यमुना नदी की सहायक नदी थी। पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे दोस्तों मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? मेसोपोटामिया। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इस सभ्यता से 20 गुना ज़्यादा था इसका क्षेत्रफल। कितना था दोस्तों? 20 गुना ज़्यादा था। किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अगर बात करें दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता और प्लस मिस्र की सभ्यता भी कर दें, इन दोनों की सभ्यता का क्षेत्रफल मिला दिया जाए, तब कितनी बनती थी? 12 गुना अधिक बनती थी। तब भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल इन दोनों सभ्यताओं से, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से क्या था दोस्तों? 12 गुना अधिक था। और केवल मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से 20 गुना अधिक क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। और बात करें दोस्तों, यहाँ तक तो ये स्थित है कि ये अब देखो इतने स्थल ये पाकिस्तान में आ गए, इतने स्थल भारत में आ गए। अब बात करते हैं ये अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान के 2 स्थल थे ये। इनका एक का नाम था मुंडी गाग। क्या नाम था दोस्तों? मुंडी गाग। और एक का नाम था सोरतुघाय। ये 2 स्थल अफगानिस्तान में स्थित थे। कहाँ स्थित थे दोस्तों? ये अफगानिस्तान में स्थित थे। अब याद रखना दोस्तों एक बात कि ये अफगानिस्तान के जो दोनों स्थल हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार में नहीं आते थे, लेकिन यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले दोस्तों? अवशेष प्रमाण मिले। इस वजह से इन दोनों स्थलों को सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका व्यापारिक पड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता जब व्यापार करने जाते थे तो इन नगरों में कुछ समय के लिए विश्राम करते थे, व्यापारिक पड़ाव डालते थे। इस वजह से इन दोनों नगरों को जो अफगानिस्तान में स्थित हैं इनको क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर माना जाता है।
पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे दोस्तों मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग अब तक हमने 1400 नगर तो खोज लिए। कितने नगर खोज लिए? 1400 नगर खोज लिए दोस्तों। उन 1400 नगरों में दोस्तों अगर बात करें, स्थलों में बात करें, तो केवल 7 नगरों को, कितने नगरों को दोस्तों? केवल 7 नगरों को, केवल इन 1400 से 1500 स्थल, यानी लगभग 1400 से 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और इन 1400 से 1500 स्थलों में केवल 7 नगरों को, केवल 7 स्थलों को क्या दिया गया है? महानगर की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? महानगरों की संज्ञा दी गई है। जैसे अपने महानगर होते हैं, भारत को देख लो, भारत में कितने कौन कौन से महानगर हैं? जैसे दिल्ली है, आपका जयपुर है, कोलकाता है, बेंगलुरु, चेन्नई, आपके आगरा, ये क्या है? महानगर हैं। इसी प्रकार इन 1400 नगरों, 1400 से 1500 स्थलों में केवल 7 स्थलों को क्या दिया गया? महानगर की संज्ञा दी गई। और वे 7 स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? आपके याद रखना दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, बनवाली, चन्हुदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, बनवाली, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, ये हमारे क्या है? मुख्य से 6 नगर हैं दोस्तों। इनके अलावा भी एक और नगर था दोस्तों हमारा, राखीगढ़ी भी इसी में आता है, महानगरों में आता है। लेकिन इनके अलावा हम लोथल को सबसे बड़ा नगर मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? एक और स्थल है हमारा लोथल। क्या है दोस्तों? लोथल। ये 7 स्थलों को क्या माना गया? महानगर माना गया सिंधु घाटी सभ्यता के। अगर बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का इस भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा नगर था, इन 1400 स्थलों में बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में मोहनजोदड़ो था। क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो था। सबसे छोटा नगर अल्लादीनो था। और सबसे पुराना नगर हड़प्पा था। क्या था दोस्तों? हड़प्पा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदारो था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा नगर कौन सा था? अल्लादीनो था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर कौन सा था? हड़प्पा था। सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिए सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार से संबंधित। अब इसके बाद दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के महानगरों के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। और सिंधु घाटी सभ्यता के महानगरों के बारे में मैंने अभी बतला दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों में से, लगभग कितने स्थलों में से? 1400 से 1500 स्थलों में केवल 7 स्थलों को महानगर माना गया है। और वो 7 स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, बनवाली, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को, इस क्लास को कम्प्लीटली पढ़ लें, नोट्स बना लें दोस्तों। और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें दोस्तों, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को, सभी सहपाठियों को बता दें कि यहाँ पे इतिहास की क्लासेज चल रही हैं, वो भी कम्प्लीटली मेथड के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में। इसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के महानगरों के बारे में। तो मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महानगरों की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, नमस्कार।